नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस सेवा और अन्य सरकारी विभागों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पुलिस बलों में भर्ती भाग 3, यानी कि पहला और दूसरा भाग। पिछले कार्यक्रम लगातार जो 2 कार्यक्रम रहे उनमें हम आपको दिखा चुके हैं, जिनमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपसे साझा की। साथ ही आज के टॉपिक में हम जानेंगे सीएपीएफ और एनडीआरएफ के बारे में। साथ ही इस कार्यक्रम में जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब को भी। तो चलिए अब आपको मैं रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे सीएपीएफ और एनडीआरएफ के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, भर्ती निर्देशक भी रहे, जो कि भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने पुलिस बलों में भर्ती भाग 2 कार्यक्रम प्रसारित किया था। उसमें हमने बताया था केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के बारे में। हम उनमें भर्ती के सभी पहलुओं को कवर नहीं कर सके। तीसरा भाग आज है। आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त में खत्म करने की जगह हमने कोशिश की कि आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई जा सके, ताकि आपको इस विषय से जुड़ी हर एक नॉलेज प्राप्त हो सके और भर्ती के समय आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल इसका मैं लेना चाहूँगा। सामान्य ड्यूटी कैडर में सब इंस्पेक्टर के ग्रुप बी पदों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की नीति क्या है? सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं। जो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी होते हैं, आसाम राइफल को छोड़ दीजिएगा, इनकी जो भर्ती है वो एसएससी के थ्रू होती है। स्टेट सिलेक्शन जो अपना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे एसएससी के थ्रू होती है। और अपन सब जानते हैं कि जीडी कार्डर एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह होती है किसी भी फोर्स के लिए। तो इनका जो सिलेक्शन है सेंट्रली होता है और सिंगल कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पे किया जाता है। और इसके साथ में जो सीआईएसएफ है उसके अंदर एएसआई एग्जीक्यूटिव जिनको बोला जाता है, उनका रिक्रूटमेंट भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। अब एज इनकी जो है 20 से 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए लागू है बैचलर्स डिग्री कम से कम होना चाहिए। फिज़िकल पैरामीटर जो कि अभी जो हम बताते हैं वो कॉमन है सभी बी एंड सी ग्रुप के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर्स, फीमेल्स के लिए है 157 सेंटीमीटर्स और चेस्ट है मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि कुछ इलाके से डिफरेंट एरिया से आते हैं, पहाड़ी लोग हैं या आदिवासी हैं, तो उनके लिए रिलैक्सेशंस होते हैं। वो कैटेगरी के वाइज भी रिलैक्सेशंस हैं, एरिया वाइज भी कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं। और हाइट के लिए ख़ास तौर से जो ट्राइबल लोग हैं और जो पहाड़ी हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है इसके अंदर। तो सर, ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी जिसका आपने जिक्र अभी किया, तो इसके माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर, जीडी और सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक एग्जीक्यूटिव की भर्ती प्रक्रिया क्या है? इसका क्या माध्यम है? ये जो एग्ज़ामिनेशन किया जाता है इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है। उसका एक पेपर 1 होता है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीके, जीए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये पेपर 1 में होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद में फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है, दैट मीन्स हाइट, वेट, चेस्ट का नाप किया जाता है और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट किया जाता है। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इसको एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। जो है इसमें मेल के लिए है 100 मीटर्स और इस 16
सेकंड में आपको करना पड़ता है। और उसके अलावा 1.6 किलोमीटर रेस है, 6.5 सेंटीमीटर मिनट्स में ये करना होता है। लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। उसके लिए आपको 3-3 चांस मिलते हैं। मैं इनके डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रहा हूँ बिकॉज टाइम की ध्यान में रखते हुए। ये तो हो गया मेल। फीमेल के लिए 100 मीटर रेस है, वो 18 सेकेंड्स में करनी होती है, और 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में करनी पड़ती है। इनके लिए भी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और इसके लिए 3 चांसेस मिलते हैं। इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई हो गए हैं तो फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें पेपर 2 होता है। अब ये पेपर 2 बेसिकली लैंग्वेज ओरिएंटेड है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जोर है सारा का सारा, बेसिकली क्योंकि जिस लेवल पर आपको काम करना है वो आपका क्वालिफ़िकेशन उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और आई साइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बट हर एक में जैसे हर प्रोग्राम में हम बताते हैं आई साइट डिफरेंट ट्रेड और उसके हिसाब से अलग अलग होती है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया जाता है, और याद रखें कि आपको बोनस मार्क मिलेंगे अगर आपने A, B या C सर्टिफिकेट NCC का किया है तो C मिला है, C किया है तो 10 मार्क, और B किया तो 6, और A किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, और दोनों पेपर में मिलेंगे, एक में नहीं, दोनों में मिलेंगे। तो ऐसे में ये ध्यान रखने की ज़रूर है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बेहद कारगर साबित होती हैं अगर आप इनको ध्यान में रख के फिर परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो सर, तकनीकी और गैर तकनीकी मंत्री स्तरीय कैडर में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ग्रुप बी पदों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की नीति क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल या मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, इसका जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली इंस्पेक्टर और SI लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे किया जाता है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। बट इसका जो एग्ज़ाम है ये सारा कंट्रोलिंग डायरेक्टली फोर्स अपना करती है, अपने अपने फोर्स के लिए करती है, इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं है। पहली बात तो ये। अब इंस्पेक्टर जो है उसको तनख्वाह मिलती है लेवल 7। इनकी एज ग्रुप है 20 से 30 आप भर्ती के लिए, और कुछ ट्रेड के अंदर 35 साल की तक भी आप जा सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर जैसे है, आर्किटेक्ट है, या लाइब्रेरियन है, एडिटर है, डाइटिशियन है, इनके लिए एज में वेरिएशंस हैं। ये इंस्पेक्टर के लेवल पे यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंस्पेक्टर आप याद रखें, पुलिस में इंस्पेक्टर के लेवल पे भर्ती बहुत कम होती है, सब इंस्पेक्टर लेवल पे ज़्यादा होती है। तो ये जो 5-6 चीज़ बताएं मैंने आपको, ट्रेड्स इसमें ले सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर लेवल का जो पे है वो लेवल 6 कहलाता है। इनकी एज 18 से 25 साल, और ये कुछ केस में 30 साल होती है। इसमें बाकी जो ट्रेड्स हैं जैसे व्हीकल मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के कई ट्रेड्स हैं जिसमें आपको भर्ती किया जाता है। सर, ऐसा लगता है कि ग्रुप बी में और भी तकनीकी और गैर तकनीकी मंत्री स्तरीय कैडर पोस्ट हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की अभी, आप वो भी एक बार दर्शकों से साझा करें। आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है कि जो ग्रुप बी की दूसरी पोस्ट हैं उनको जो भरा जाता है वो प्रमोशन से भरा जाता है या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भरा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कहते हैं इनको। और अगर वो वैकेंसी वहाँ से नहीं भर सकते हैं तो फिर ये डेपुटेशन पे या एब्जॉर्प्शन से, मतलब लेटरल मूवमेंट, मान लीजिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक हिस्सा BSF है, दूसरा है मान लीजिए CISF, उनके पास में एक पर्टिकुलर काडर के बंदे ज़्यादा हैं तो लेटरली ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं टू फिल द गैप्स या वैकेंसीज़ को। और अल्टीमेटली अगर नहीं मिल रहे हैं तो री एम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विसमैन से किया जाता है। तो वहाँ पे फिर वो चेंज होता है। इसलिए ये मैंने सारी कवर नहीं की दर्शकों को, लेकिन वो जानकारी मिल गई, बहुत कारगर है उनके लिए कहीं ना कहीं जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, एक और सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी में कांस्टेबल GD और असम राइफल्स में राइफलमैन GD की रिक्तियों के आवंटन के लिए गृह मंत्रालय की भर्ती नीति क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, क्योंकि आम तौर से पब्लिक में ये डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
और सब सोचते हैं कि ये वैकेंसी सारी सबके लिए लागू हैं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ले डाउन किया है कि 60% जो वैकेंसीज़ हैं इन फोर्सेस में, 6 फोर्सेस में, वो स्टेट वाइज भरी जाएंगी रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर, और यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, स्टेट का मतलब ये भी हुआ। और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं 4 जो हमने बताई थी, उनमें 20% उस एरिया से लिया जाता है जिस एरिया में ये बॉर्डर्स में काम करती हैं, उस एरिया से 20% लिया जाता है। अब बॉर्डर गार्डिंग के लिए बची 20% और, तो ये 20% जो बॉर्डर गार्डिंग के लिए बची हुई है, ये JNK और जो नक्सलवादी एरिया है उनसे ली जाती है। तो बॉर्डर गार्डिंग की जो चारों फोर्स है उनके लिए 100% हो गया, 60-20-20। अभी जो दूसरी फोर्सेज हैं जिनका काम इंटरनल सिक्योरिटी का है, उनमें जो 40% वैकेंसीज़ हैं वो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, जिसे अपना ये JNK हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, या अपने ये नक्सलवादी एरिया से, उनमें 40% वहाँ से लिया जाता है। तो ये ब्रॉड पॉलिसी उनका ये है। और अगर कोई डिविएशन करना है, कोई फोर्स अपने आप नहीं कर सकती है, ये डिविएशन करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ही अप्रूवल लिया जा सकता है कि भाई ये वैकेंसी इस स्टेट से ना उससे भरी जाए, ऐसा है। तो उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, हालांकि उसको लेकर स्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ काम नहीं है, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम नहीं है, तो ऐसे में शो ऑफ जो है वो उसका नहीं होता। लेकिन उनकी जो भूमिका है वो यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है। और जानकारी के लिए आप तक के अपडेट जो थी वो पहुँचनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि आखिरकार ये भर्तियाँ, ये प्रक्रिया, ये नीतियाँ बनती कैसे हैं, ये होती कैसे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल GD और असम राइफल्स में राइफलमैन GD की सर भर्ती कैसे की जाती है, ये आप दर्शकों को बताएं। जो रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल का GD जी, और आसाम राइफल में जैसे हमने बताया उसको सिपाही बोलते हैं। तो आसाम राइफल का जो भर्ती है वो पहले अलग तरीके से होता था, पर अभी कंबाइन कर दिया गया है। और एक फ़ोर्स को, जैसे हमने पहले बताया, एक फ़ोर्स को जिम्मेवारी दी हुई है कि भाई आप कांस्टेबल GD की और सिपाही GD की जो भर्ती है पूरे देश में आप करेंगे। तो एक ही नोटिफिकेशन निकलता है, सिंगल नोटिफिकेशन। वैकेंसीज उसमें स्टेट वाइज भी दी होती हैं और हर तरीके से दी होती हैं, और फोर्स वाइज भी वैकेंसीज दी होती हैं। तो आप जब ऑप्शन करें, जो हमने पिछले 1-2 एपिसोड में समझाया है पूरा कि किस तरह की फ़ोर्स है, क्या है, उसका काम कहाँ है, कहाँ पर तैनात होती है, उनको ध्यान में रखते हुए और आपकी चॉइस क्या है उस तरह से अपनी चॉइस दीजिए। एज इसमें जो है 18 से 30 साल है कांस्टेबल के लिए। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत सिंपल, मैट्रिकुलेशन होता है। और इनका जो स्टेजेस है रिक्रूटमेंट का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, GK, GA, एलिमेंट्री मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश ये भी लागू है। फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड आपका नाप तोल होता है। फिर फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट किया जाता है, जिसमें मेल के लिए याद रखिए 5 किलोमीटर का दौड़ है और 24 मिनट में करना पड़ता है। इसके अलावा एक दौड़ और होती है जो कि 1.6 किलोमीटर की होती है, उसको आपको 6.5 मिनट में करना होता है। और लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर रेस है जिसको 8.5 मिनट में करना पड़ता है। और एक रेस होती है 800 मीटर की जिसको 4 मिनट में करना पड़ता है। इसके अलावा बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और आई साइट अगेन इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कई लड़कियाँ पहुँच जाती हैं बिना अपनी आई साइट का करेक्ट जाने हुए। NCC का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और A के लिए 5%, 3% और 2%। ये परसेंटेज बेस्ड है यहाँ पर, क्योंकि मार्किंग का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। जी। और सर एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी कड़ी में मैं आगे लेना चाहूँगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप C में तकनीकी, गैर तकनीकी, मंत्री स्तरीय, ट्रेड्समैन कैडर में अवसर क्या है, इन अवसरों के बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे। संक्षेप में इन सब के बारे में भी अपने विचार आप साझा करें। तो जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल
पोस्ट हैं जी ये भरी जाती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 3 लेवल के ऊपर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लेवल पे। इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो परसेंटेज है, आपको ताज्जुब होगा, 100% से वेरी करता है 10%। जी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हैं आपको ये सचेत रहना है क्योंकि वैकेंसीज़ ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनल जो इनका प्रमोशन का पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से ये पॉलिसी बनाई गई है। ट्रेडमैन का जो है रिक्रूटमेंट, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं और इनका जो बाकी जो थे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दूसरे ट्रेड्स हैं, इनका रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। अभी ये करता कौन है? एसएससी नहीं करता है। इनका जो रिक्रूटमेंट है सीएपीएफ डायरेक्टली अपनी सर्विस के लिए करता है, अपनी फोर्स के लिए करता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इनके जो भी हैं वो ट्रेड के हिसाब से हैं कि ट्रेड क्या है आपका। ट्रेडमैन कैटेगरी जो ख़ास तौर से है उनके लिए जो कि लोएस्ट कैटेगरी है उसके लिए मैट्रिकुलेशन है और या उसके इक्विवेलेंट है। 2 साल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है उस ट्रेड के अंदर, वो भी ज़रूरी है होना। अगर वो नहीं है तो आपका 1 ईयर का आपने आईटीआई किया हो और 1 ईयर का आपका पास में एक्सपीरियंस हो तो आप ट्रेडमैन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं कि ये जो कांस्टेबल है ये कुछ इनकी जो जीडी रैंक में ऑलरेडी है यूनिट्स के अंदर, उनको री एम्प्लॉयमेंट या रीमस्टरिंग किया जाता है इन अपॉइंटमेंट ट्रेड्स के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप समझिए कि आप पहुंच गए उस फोर्स में, से आप बीएसएफ में चले गए और आपको टेक्निकल आप में एक्सपर्टीज़ है तो आप वहाँ से जीडी सिपाही से आप कन्वर्ट कांस्टेबल से आप रीमस्टर हो सकते हैं दूसरे ट्रेड्स के अंदर। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो जानना चाहिए। और इसके अलावा रीएम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से लेते हैं, बिकॉज आर्म फोर्सेस में ये इस तरह का टैलेंट काफ़ी होता है ट्रेड्स वाला। अभी जो हेड कांस्टेबल लेवल के ऊपर क्या किया जाता है, वो वैकेंसीज प्रमोशन से भरी जाती हैं नीचे से ऊपर, और अगर ये नहीं हो पाती है तो डेपुटेशन पे लिए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन से लिए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे एक्स सर्विसमैन से री एम्प्लॉयमेंट लिया जाता है। आसाम राइफल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नायब सूबेदार लेवल पे होता है ज़्यादातर, या वारंट ऑफिसर लेवल पे होता है, हवलदार लेवल पे होता है और राइफलमैन लेवल पे होता है। और ये सारी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैटेगरीज आसाम राइफल के लिए भी लागू है। जी, सभी इसमें सम्मिलित हो गए, सभी इसमें शामिल हो गए और कैडर क्या कुछ रहा, डिफरेंस क्या कुछ रहा वो आपने जाना। सर, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर भर्ती की आयु सीमा के कुछ उदाहरण भी आप दर्शकों से साझा करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कैटेगरीज बहुत लंबी हैं, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ आइडिया दे दूं जनरली कि एएसआई लेवल पे पहली बात है, एएसआई की जो तनख्वाह है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5 पे होती है। इनकी जो उम्र लेने की है वो 18 से 25 साल की है और 30 साल की उम्र तक भी ये लिए जाते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल इनको आपको बताता हूँ। फिटर, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, फायर, फार्मा, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, स्टेनो, डेंटल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियो टेक्नीशियन, फिजियो, ओटीटी, क्लर्क, टाइपिस्ट, ड्राफ्टमैन, टेक्निकल। तो ये तो एएसआई लेवल पे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। अब आते हैं हेड कांस्टेबल लेवल पे। ये लेवल 4 पे इनकी तनख्वाह होती है और ये जीडी, इनकी जो एज है जीडी कैटेगरी में 18 से 23 साल है, जैसे हमने पहले बताया, और टेक्निकल और ट्रेडमेंट 18 से 25 साल है। इसके एग्जांपल लीजिए आप, मिडवाइफ, एजुकेशन, स्ट्रेस काउंसलर, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ड्रेसर, वेटनरी, मोटर मैकेनिक, मास्टर, वर्कशॉप, इंजन ड्राइवर, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर। ये क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट में ये
ये चीज़ें देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं, तो आपको समझाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ये किस लेवल पे ये एंट्री होती है। तो इसमें लैब असिस्टेंट भी आ गया, स्टीवर्ड भी आ गया, स्टेनो भी आ गया, मिनिस्ट्रियल कार्डर्स भी आ गए, और फिर कांस्टेबल लेवल पे जो कि जिनकी तनख्वाह लेवल 3 पे होती है। ना कांस्टेबल में टेक्निकल एंड ट्रेडमैन हमने जो बताया 18 से 23 साल इनकी उम्र होती एंट्री की, मैक्सिमम 25 साल हो सकती हैं। अब आप देखिए कांस्टेबल में क्या क्या तरह की एंट्रीज होती है। एक तो जीडी है सबसे बड़ी मात्रा में, वो अलग बात हो गई। वर्कशॉप, क्रू, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, एटी मतलब एनिमल ट्रांसपोर्ट का जो चलाने वाला, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, ड्राइवर, पायनियर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, सफाई वाला, वाटर कैरियर, इस तरह से अनेक एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस कैटेगरी में भर्ती किए जाते हैं अदर देन जीडी कांस्टेबल। तो सर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है, इसमें भर्ती के अवसर क्या हैं, ये भी आप दर्शकों को एक बार बताएं। जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये बहुत रिसेंटली अपने देश में आप समझ लीजिए 2004, 5 या 6 के आसपास रेज किया गया, क्योंकि उससे पहले अपने देश में इस तरह की राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कोई था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस ही टेम्परेरी ये काम देखती थी। तो उसका जब गठन हुआ, उसके गठन के बाद में ये बिल्कुल ही डेडिकेटेड फोर्स है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और हम आए दिन सुनते रहे हैं। अभी हिमाचल में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, जहाँ पर भी अपने ये देख रहे हैं आपदाएं आई हैं, ये एनडीआरएफ बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे केरला के फ्लड्स हों, चाहे तमिलनाडु के फ्लड्स हों, या किसी भी तरह का डिज़ास्टर हो, अर्थक्वेक्स हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आती है, और ये एक यूनिफाइड कमांड है। अभी ये नहीं है कि आप किसी को बुला लेंगे टेम्परेली कि भाई एनडीआरएफ में आ जाओ। एक यूनिफाइड कमांड है डायरेक्टर जनरल के नीचे, जो कि आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। इसमें 16 बटालियंस हैं जी। 16 बटालियन की जो बनावट है वो सीआरपीएफ की, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उन्हीं की तरह उनकी बनावट है। अब ये बटालियन आती कहाँ से है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। ये बीएसएफ से आती हैं, सीआईएसएफ से आती हैं, सीआरपीएफ से आती हैं, आईटीबीपी से आते हैं, एसएसबी से आती हैं, और आसाम राइफल से आती हैं। इसका मतलब ये जो 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उन्हीं में से ये बटालियंस कंपोज की जाती है टैलेंट के हिसाब से, और ये खड़ी की जाती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। और ये डेपुटेशन पे जाते हैं, ये जवान परमानेंट पोस्ट पे नहीं होते हैं। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 एक साल के लिए इनकी डेपुटेशन होती है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाती है। और इनका जो रिक्रूटमेंट है, इनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, जैसे अपना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नहीं था, उसी तरह से इनका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है जाने में, और आप में वो ललक है, वो इच्छा है, तो आपको पहले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एनडीआरएफ में भेजा जाएगा, और डेपुटेशन पे जाएंगे। इसमें भी वैकेंसीज़ वही ग्रुप ए, बी, सी की तरह की वैकेंसीज़ हैं। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप में ये टैलेंट है, और आप ऊंची दूसरे प्रोफेशंस में गए, जैसे इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, पैरामेडिक स्टाफ में हैं, तो भी आप 3 से 5 साल कॉन्ट्रैक्चुअल इनके पास में जा सकते हैं। वो वैकेंसीज भी समय समय पे निकाली जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा, युवाओं के दिमाग में होगा, तो वो आज क्लियर हो जाएगा कि एनडीआरएफ क्या करती है, उसकी भर्ती कैसे होती है, और क्या प्रोसीजर क्या है। उसमें जो लोग शामिल होते हैं, जो बचाव में लगे होते हैं, राहत बचाव में लगे होते हैं, आखिरकार वो लोग आते कहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज हो गया। और इसको लेकर जवाब जो मिला है कि आखिरकार ये भर्ती में शामिल कैसे होते हैं, ये लोग परमानेंट हैं या नहीं है। क्योंकि हमने टीए को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा की है, उसको लेकर भी बहुत, उस आर्मी को लेकर भी बहुत बातचीत की है, क्योंकि वो नियमित नहीं थी, बीच बीच में उन्हें ज़रूरत पड़ने पर बुला लिया जाता है। तो ऐसे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि एनडीआरएफ जैसा आपदा के समय में उन्हें बुलाया जाता है,
तो ऐसे में क्या साल भर भी उनकी जो नौकरी है वो चलती रहती है? तो वो इस प्रकार की कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यही कारण है कि आपके हर कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश करते रहे। और पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़े या फिर पुलिस भर्ती से जुड़े या फिर अन्य भर्तियों से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ऑफिशियल ID पे मेल कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाके भी अपनी बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में उसे शामिल करने की। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंच पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, पूरे कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया। थैंक यू। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ, एक नए मुद्दे के साथ जो लाभदायक होगा आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।